हेलो दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में एसएसटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। गेम चेंजर साबित होने वाला है। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 500 प्लस एमसीक्यूज जो एसएसटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में आप पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के सबसे ज़्यादा पूछे गए एमसीक्यूज विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिसके बाद लगभग आपके सारे सब्जेक्ट्स जो भी एसएसटीज में आते हैं, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले आपने अभी तक ना पढ़ा हो या आपने कुछ पढ़ रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करिएगा तो आपके लगभग लगभग 40 में 40 ऑब्जेक्टिव्स पूरे सही बनेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस महाद्वीप में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है यूरोप। इसकी भावना सबसे पहले यूरोप में विकसित हुई थी। और आपको इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय सबसे पहले किसने किया था, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का प्रेरणा जगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय लोगों के बीच में किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789। अब इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट्स वगैरह और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय जो वंश था, तो वंश था आपका बोर्बन वंश, यानी कि बर्मन डायनेस्टी। जो राजा हुआ करते थे उस समय पर, वो राजा राजा का नाम था लुई 16। तो लुई 16 उस समय पर राजा हुआ करते थे, जो मात्र 20 वर्ष की आयु में 1774 में सम्राट बने थे। 20 वर्ष की आयु में। क्रांति की तारीख क्या थी? तो 14 जुलाई। जो बॉस्टाइल एक किला हुआ करता था, उस बॉस्टाइल किले पर लोगों के द्वारा, वहाँ के आम लोगों के द्वारा जाकर अटैक कर दिया गया और बॉस्टाइल को पूरा ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय पर फ्रांस में सामाजिक विभाजन हुआ करता था। तो ये 3 तरीके का विभाजन था। पहला पादरी, दूसरे कुलीन हुआ करते थे और तीसरे किसान और मजदूर हुआ करते थे। जो पादरी और कुलीन होते थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पद था उस समय के लिए, जिनसे न किसी प्रकार का टैक्स लिया जाता था और सभी प्रकार के उनको प्रिविलेजेस वगैरह दिए जाते थे। तो ये कुछ सवाल और है आपके जो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन संहिता किससे संबंधित है? तो नेपोलियन संहिता आपका संबंधित है न्याय व्यवस्था से। तो अब थोड़ा सा हम लोग नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन से संबंधित जो विभिन्न तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले तो नेपोलियन का जन्म देख लेते हैं। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रेफरेंस के लिए याद रखिएगा। जन्म 1769 में, मृत्यु 1821 में। इन्होंने क्या किया था? डायरेक्टरी का शासन। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, जिसके बाद बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म किया जाता है, तो उसके बाद आपको पता होगा कि नेशनल असेंबली आती है। नेशनल असेंबली के पश्चात वहाँ पर जैकोबिन क्लब, यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर जिसका लीडर था, वो आता है, जिसको कन्वेंशन भी कहा जाता है। कन्वेंशन के बाद फिर डायरेक्टरी आती है, जिसमें डायरेक्टरी में 5 लोगों का ग्रुप होता था। इसमें जो डायरेक्टरी था, डायरेक्टरी 5 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जिसको 1799 में नेपोलियन के द्वारा समाप्त किया गया। और इसने 1804 में खुद को सम्राट घोषित किया। और 1804 में सम्राट बनते ही इसने क्या किया था? खुद एक नेपोलियन कोड लेकर के आया था, जिसको नेपोलियन संहिता या फिर नेपोलियन कोड कहा जाता है। इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं, वो देख लेते हैं। तो फ्रांस में प्रशासनिक सुधार किया गया था। इनके द्वारा कर व्यवस्था में समानता लाई गई थी, यानी कि हर एक व्यक्ति को अब एक बराबर कर देना, किसी प्रकार का कोई प्रिविलेजेस वगैरह, ये जो प्रिविलेजेस होता था बर्थ के बेसिस पर, उसको समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया इनके द्वारा। चर्च की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। अभी तक हमने देखा कि जो व्यवस्था चला करता था, उसमें जो प्रथम होते थे, जो पादरी, यानी कि चर्च चर्च वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलता था। उन शक्तियों को इन्होंने समाप्त कर दिया। सभी को समान अधिकार दिया गया इनके द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। और साथ साथ में एक समान कानून व्यवस्था, यानी कि अब लॉज हर एक व्यक्ति के लिए क्या होगा? बराबर होगा। तो इस प्रकार के बदलाव नेपोलियन के द्वारा किए गए थे। और इस एक युद्ध है जो कि आपको याद रखना है, बैटल ऑफ वाटरलू, यानी वाटरलू का युद्ध, जो कि 1815 में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस, ये 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियन के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था, और जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरीके से हार गए। जिसके पश्चात ट्रीटी ऑफ वर्साय, जो कि आपका एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साय कब हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ वर्साय 1815 में ही हुआ था, और ये बैटल ऑफ वाटरलू के बाद हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डिक मेटरनिक ने की थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नेपोलियन से रिलेटेड जो आपको याद रखना है।
अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के नेता कौन थे? तो इटली के एकीकरण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित है। मेजनी और गैरीबाल्डी ये दोनों व्यक्ति हैं जो कि आपके इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। गैरीबाल्डी को एकीकरण का तलवार यानी कि इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक संगठन भी बनाया गया था। संगठन का नाम है आपका लाल सेना। ये पेशे से क्या थे? तो आपको याद रखना है कि ये पेशे से नाविक हुआ करते थे। पेशे से ये नाविक थे। अब चलते हैं कुछ मेजनी के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी है प्राप्त रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेजनी से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है कि मेजनी का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले देख ले तो जेनेवा इटली में हुआ था, जो 1805 में हुआ था। इन्हें इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता था। ये एक प्रमुख विचारक, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे और इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता था, जिनका जन्म 1805 जेनेवा में हुआ था। इनके द्वारा कुछ प्रमुख संगठन बनाए गए थे जिसका मेन उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, जिसमें है आपका यंग इटली की स्थापना 1831 में की गई। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में की गई। फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना इनके द्वारा 1851 में की गई, 1851 में। इसके अलावा एक और संगठन है जिसका नाम था कार्बोनेट, जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। ये उनके भी सदस्य थे। तो गिब्स मेजनी के संदर्भ में आपको याद रखना, संक्षेप में अगर देखा जाए तो मेजनी ने इटली के लोगों के मन में एकता और आज़ादी की बीज को बोया और एक मजबूत राष्ट्रीय भावना पैदा किया, जो इटली के एकीकरण के लिए बहुत ज़रूरी था। और इसी के पश्चात आगे जाकर बहुत सारे ऐसे लीडर आए और बाद में चल करके पूरे इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो इटली का एकीकरण इटली का जो एकीकरण है वो 1817 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था और इसी के एक साल के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी कंप्लीट हो गया था। और जर्मनी का एकीकरण जो कंप्लीट हुआ तो वो हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से। तो मेडनी से संबंधित इन प्रश्नों को, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि 1821 में एक युद्ध हुआ था, नेपल्स का युद्ध। इनके देखिएगा अगर इनके पिक्चर्स पर, तो इन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है। तो आपसे कभी अगर पूछा जाए कि किस युद्ध के पश्चात मेजनी ने काला वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था, तो वो था नेपल्स का विद्रोह। तो नेपल्स का विद्रोह जो हुआ था 1821 में हुआ था। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको मेजनी से संबंधित याद रखने हैं और आपके एग्जाम में हरगिज पूछे जाते हैं। 2 नंबर में भी आपके सवाल बनते हैं कि गिब्स इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जिस प्रकार से इटली का एकीकरण काउंट कावोर, गैरीबाल्डी और मेजनी के नेतृत्व में हुआ था, उसी प्रकार से जर्मनी का एकीकरण की अगर बात किया जाए तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। अब चलते हैं थोड़े से बिस्मार्क से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो बिस्मार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बिस्मार्क का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क और ये जर्मनी के एकीकरण के एक मुख्य वास्तुकार, आर्किटेक्ट इनको कहा जाता था और एक महान राजनेता थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? तो इन्होंने जर्मनी का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट करवाया था इन्होंने। इनका एक खुद का पॉलिसी था, रक्त और लॉ की नीति का पॉलिसी, जिसका मतलब था सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से एकीकरण की। इनका कहना ये था कि आपको जो किसी प्रकार की अगर राजनीति और किसी प्रकार का अधिकार चाहिए तो वो आपको सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए इनका एक बहुत ही फेमस पॉलिसी है रक्त और लॉ की नीति। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स में हरगिज पूछे जाते हैं कि रक्त और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वह है बिस्मार्क। अगर पद की बात की जाए तो इन्हें प्रशा का प्रधानमंत्री बनाया गया था 1862 में। यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है और बाद में इन्हें प्रशा का चांसलर भी बनाया गया। इनके द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए थे और बेसिकली 3 युद्ध लड़े गए थे और ये 7 वर्षों में लगभग 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसके बाद पूरे जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है। तो पहला युद्ध था जो 1864 में हुआ था डेनिस यानी कि डेनमार्क के साथ। दूसरा जो युद्ध था वो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में और तीसरा जो युद्ध था वो हुआ था 1870 में, जो कि हुआ था फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रिया के साथ जो आपका युद्ध हुआ था उस युद्ध के नाम आपके पूछे जाएंगे, तो युद्ध था आपका सेडोवा का युद्ध, याद रखिएगा सेडोवा का युद्ध। और ये जो फ्रांस था, फ्रांस के साथ हुआ था सेडान का युद्ध। ये 2 युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है। सेडान का युद्ध किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। और सेडोवा का किसके साथ? तो सेडोवा का हुआ था आपका ऑस्ट्रिया के साथ। और इसी सेडान के युद्ध के पश्चात 1871 में 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव होता है, जो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है अंग्रेजी शासन की नीतियाँ। कि अंग्रेजी के जो शासन हुआ करते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी, उससे
भारतीय लोग काफ़ी नाराज़ थे, बहुत नाखुश होते थे, उनके अगेंस्ट में ही सारे के सारे पॉलिसीज़ होते थे, चाहे वो आप रॉलेट एक्ट देखिए, चाहे वो चार्टर्ड एक्ट देखिए, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट देखिए, किसी प्रकार का जो एक्ट होता था वो हमेशा भारतीयों को उत्तेजित ही करता था। तो ये अंग्रेजी शासन की नीतियाँ थी जिसकी वजह से भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनप करके आई। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी से संबंधित, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे। तो गांधी जी गए कहाँ थे? तो गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। और ये गए कब थे? तो 1893 में ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1950 में ये वहाँ से वापस लौटे थे। गांधी जी के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे। इनके द्वारा अलग अलग जो आंदोलन चलाए गए, अलग अलग किस किस प्रकार का आंदोलन चलाया गया और उसके क्या उद्देश्य थे, वो सारे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो आपका शुरू हुआ तो वो हुआ था 1920 में। इससे संबंधित कुछ तथ्य है जो और देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो आपका कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, एक होता है प्रस्ताव और एक होता है स्वीकार करना। तो प्रस्ताव की रखा गया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, कलकत्ता वाले सेशन में, और फिर दिसंबर 1920 में जाकर के फाइनली नागपुर वाले सेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया था और फाइनली उस दिन से फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसमें गांधी जी का एक प्रमुख नारा था, यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। और इसका बहुत हद तक प्रभाव दिखा भी था, लेकिन कुछ घटनाओं के पश्चात जब चौड़ी चौरा घटना जैसी हुई तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसकी वजह से सारे के सारे जो किया कराया था सब पे पानी फिर गया। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो आपसे लॉन्ग में पूछे जाएंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो वो आपके पहले जो कारण है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, जो कि दोनों घटनाएं 1919 में ही होती है। रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया एक एक्ट था, जिसके तहत वो किसी भी भारतीय पर केवल संदेह होने के मात्र पर उनको गिरफ्तार कर सकते थे और बिना किसी ट्रायल के 2 वर्षों तक उन्हें जेल में डाल सकते थे। और इसी के साथ एक घटना और हुआ था, इसी संदर्भ में बेसिकली हुआ था कि जब रॉलेट एक्ट लाया गया था तो गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह भी चलाया गया था। और इस रॉलेट सत्याग्रह के पश्चात बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया, जिसमें प्रोफेसर सत्यपाल मलिक और किचलू जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। जिसके पश्चात पंजाब में जो 13 अप्रैल था, 13 अप्रैल को बैसाखी के उपलक्ष्य पे बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में आकर के उस त्यौहार को मना रहे थे। जिसका पता बाद में जब डायर को पता चलता है तो डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ आता है और वहाँ पर जो एक गेट था, एक ही दरवाज़ा हुआ करता था जलियांवाला बाग में, उस जलियांवाला बाग के दरवाजे को बंद करके अंधाधुंध फायरिंग करता है, 10 मिनट तक फायरिंग करता है। और इस घटना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, जिससे पूरा भारत क्षुब्ध हो जाता है और ये आगे जाकर के क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसी क्रांति के पश्चात गांधी जी ने एक श्लोक भी का एक कहावत एक बात भी कही थी कि जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध ने, जब प्लासी का जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिशर्स की नींव रखी, उसी प्रकार से जलियांवाला बाग उस नींव को हिला करके रख देगा। और आगे हुआ भी यही। एक सवाल और बनेगा आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात कौन सी कमेटी को बनाया गया था? तो वो था आपका हंटर कमेटी। याद रखिएगा। इसके अलावा अगले जो कुछ कारण है उसमें एक खिलाफत आंदोलन जो कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था। जब 1920 के आसपास में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के पश्चात जो तुर्की के खलीफा हुआ करते थे उनके साथ एक ट्रीटी हुआ था, जिससे सारे मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट थे और इसी के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन भी किया था। और भारत में इसे लीड करने वाले व्यक्ति थे अली बंधु, जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। फिर अगला है आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ किसानों और मजदूर को बदहाली, मतलब कि बहुत सारे टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए गए, उनकी स्थिति वैसे भी खराब थी और वॉर के बीच में भी उन पर टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए गई। तो इन सभी कारणों की वजह से ही आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो अभी जैसे हमने बताया आपको, खिलाफत आंदोलन आपका मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन को एक बार देख लेते हैं। भारत में 1919 से 1924 के बीच चला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा की सत्ता और प्रतिष्ठा को बचाना, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने कमजोर कर दिया था। जिसका नेतृत्व जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था।
और कौन सी संधि हुई थी आखिर खलीफा के साथ, तो वो हुई थी सेवर्स की संधि। ठीक है, और बाद में कुछ समय पश्चात इस खलीफा के पद को समाप्त भी कर दिया गया। और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि खलीफा के पद को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो ये था आपका 1924 में खलीफा के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अगला और फिलहाल के लिए हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो इसका आंसर है आपका असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड के बाद जो आपका है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और ये चौरी चौरा घटना हुई कब थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बेसिकली गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए थे, उनका कहना था कि ये पूरी तरीके से अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ इससे जस्ट अपोजिट, उल्टा उल्टा हुआ। और ये घटना हुई कहाँ थी, चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है। हुआ क्या था इसमें, तो असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पहले फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में भीड़ ने चौकी में आग लगा दी। और वहाँ पे कुल मिलाकर लगभग 22 पुलिसकर्मी थे, उन पूरे 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। जिसके पश्चात गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उनका मानना था, उनका कहना था कि ये आंदोलन उनको किसी प्रकार से हिंसक नहीं चाहिए, अहिंसक और सत्य के मार्ग पर होना चाहिए। लेकिन उनको लगा कि अभी लोग इस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो पूरी तरीके से किसी प्रकार का अहिंसक प्रदर्शन कर सके, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को इस घटना के पश्चात वापस ले लिया। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो वो है आपका चौरी चौरा। अगर आपको ये MCQ सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि बिहार बोर्ड 2026 से जुड़ा हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक और इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ के साथ। आज के लिए धन्यवाद।